वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। लेट मी चेक द ऑडियो, माई वीडियो एंड द स्क्रीन। एवरीथिंग इज क्लियर। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस म्यूचुअल फंड चैप्टर्स के। एंड आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टूड ईच एंड एवरी लेक्चर्स, बिकॉज हर एक लेक्चर बनाने में ना बहुत एफर्ट्स जाता है। ये जो नोट्स है, सबसे ज़्यादा मेहनत जाता है नोट्स बनाने में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है एंड उसको फिर रेप्लिकेट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन कंसेप्ट ऑल्सो। एंड दूसरी चीज़ होती है कंसेप्ट्स। कंसेप्ट कैसे डिलीवर करना है उस पर भी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, सो दैट आपको ईजी से ईजी वे में वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आ जाए। एंड जो म्यूचुअल फंड का चैप्टर है, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी आपका लक होगा तो दो क्वेश्चन भी आ जाएंगे फिक्स है। आपको 8 to 15 मार्क्स का ये वेटेज एग्जाम में दे के ही जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके 8 नंबर म्यूचुअल फंड से सिक्योर हो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन। ठीक है, आप लोगों ने एक बुक बना ली हो, उस बुक के अंदर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ये जो भी कंसेप्ट नोट्स है आपको गूगल क्लासरूम में मिल जा रहा है। एवरीडे जो भी लेक्चर अपलोड होता है उस लेक्चर के नीचे उसका लिंक होता है। तो जो भी नोट्स है आपको गूगल क्लासरूम में मिलता है टिल एनी फर्दर नोटिस। तो नोट्स के लिए आपको सिर्फ क्या चेक करते रहना है, आपका डिस्क्रिप्शन, गूगल डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वहाँ पे सिर्फ गूगल फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब आपको वो फिल करना है एंड गूगल क्लासरूम में जाके ये नोट्स ले लेने हैं। अगर नहीं आ रहा है कुछ एडिशनल नोट्स, दैट इज कंसेप्ट नोट्स, ऐसा कुछ लिंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको गूगल क्लासरूम में ही मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अपना लेक्चर नंबर 11। ठीक है, एंड लेट मी स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 11। चलो, लेक्चर नंबर 11। तो आज के सेशन में, आज के क्वेश्चन पे जाने से पहले लेट मी डिस्कस 2-3 थिंग्स, देन आफ्टर मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, ठीक है, उन म्यूचुअल फंड कंपनीज को हम लोग नाम देते हैं एएमसी। क्या बोलते हैं उसे? एएमसी, दैट इज नथिंग बट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एंड जो एएमसीज होती है वो फंड क्रिएट करती है। ठीक है, एंड उस फंड को स्कीम भी बोलते हैं। फंड के अंदर स्कीम हो गया, वेरियस फंड है, फंड के अंदर हम लोग स्कीम रन करते हैं। एंड स्कीम के अंदर होते हैं प्लान, दैट इज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान। बट जो अभी हमें पढ़ना है वो सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ना है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है वो देखो। इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करने आ रहा है, मैंने उसको बोला प्लान ए पे जाओ। तो एएमसी कंपनी बोलती है अगर आप प्लान ए में जाओगे तो प्लान ए बोलता है वॉट एवर द डिविडेंड यू विल गेट, इट विल गेट री इन्वेस्टेड। ठीक है, तो ये जो फंड है स्कीम के अंदर, इस फंड के अंदर जो प्लान ए है, इस प्लान ए में जो भी पैसा जाएंगे उसके बदले में जो भी डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड को हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे। और जब हम लोग डिविडेंड री इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, सही पकड़ा आप लोगों ने, अमाउंट निकालेंगे और एक एडिशनल यूनिट्स इशू होते हैं। यानी इन शॉर्ट इसका रेप्लीकेशन किधर आता है, हमारे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो इंक्रीज हो जाता है। वो कहाँ पे आ गया? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। दूसरा हो जाता है बोनस प्लान। बोनस प्लान में क्या होगा, हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, हम आपको जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उस पर और एडिशनली बोनस यूनिट्स दे देंगे। यानी आप इसको एक तरह से बोनस इशू भी समझ सकते हो। अगर आप लोगों ने सीए इंटर में बोनस इशू पढ़ा है ना, अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू एंड ऑल दिस थिंग। बोनस इशू क्या होता है, आपके पास 10 शेयर्स है और कंपनी ने बोला एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस में दे देंगे, यानी 10 शेयर आपको और इंक्लूड मिल जाएगा। उसी तरह होता है बोनस प्लान। तो बोनस प्लान में क्या होगा, आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो आपके पास रहेंगे, एडिशनली हम कुछ शेयर्स और दे देंगे। सॉरी, आपके पास जो एडिशनली यूनिट्स है, जो एडिशनल जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है वो तो रहेंगे, एडिशनली हम आपको कुछ यूनिट्स और दे देंगे। जैसे लेट्स टेक एन वेरी सिंपल एग्जांपल, आपके पास 10,000 यूनिट्स अभी है एंड उस प्लान में बोला आफ्टर 1 ईयर लेटर ऑन कि हम 1:4 में बोनस यूनिट्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 10,000
मल्टीप्लाई बाय 1:4, मतलब अगर आपके पास 4 यूनिट्स है तो उसके बदले में आपको 1 यूनिट्स एडिशनल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2500 यूनिट्स। और ये 2500 यूनिट्स क्या है? एडिशनल बोनस यूनिट्स। और इसको फिर हम जब ऐड कर देते तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा जो यूनिट्स है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बोनस यूनिट्स में भी क्या हो जाएगा, जो क्लोजिंग यूनिट्स आएगी वो इंक्रीज्ड मैनर में आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया। थर्ड प्लान जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से है, दैट इज योर ग्रोथ प्लान। विच प्लान इट इज? ग्रोथ प्लान। अब ग्रोथ प्लान में क्या होता है, वो बोलता है हम ना आपको डिविडेंड देंगे। बोला ठीक है। हम आपको बोनस भी नहीं देंगे। हम बोले ठीक है, तो फिर क्या दोगे? ना डिविडेंड दे रहे हो, ना बोनस दे रहे हो, ना डिविडेंड री इन्वेस्ट कर रहे हो, ना एडिशनल यूनिट्स दे रहे हो, तो क्या करोगे? तो बोले हम अब कुछ नहीं देंगे, ना डिविडेंड देंगे ना बोनस देंगे। बस ग्रोथ प्लान में होगा ये कि आप जब इन्वेस्ट करने हमारे पास आए थे, आपको 10 रुपीज़ में एक यूनिट पड़ी थी, ठीक है, और 10 रुपीज़ पे एक यूनिट पड़ी थी। सपोज करो आपने 10,000 यूनिट्स खरीद ली वो टाइम पे, ठीक है। एंड आफ्टर सर्टन ईयर्स, जब आप कुछ साल बाद आओगे इसको बेचने के लिए, और सपोज करो उस टाइम पे जो NAV पर यूनिट चल रही होगी वो 40 रुपीज़ पर यूनिट चल रही होगी। कितनी चल रही होगी? 40 रुपीज़। तो आपको जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ यही NAV पर यूनिट का ही बेनिफिट होगा। इट इज़ नथिंग बट 40 - 10 और 30 रुपीज़ पर यूनिट आपका बेनिफिट होगा। और अगर मैं ओवरऑल बेनिफिट निकालूँ तो 30 माइनस दिस 10,000 करोगे तो दिस इज 3, इसके अंदर 5 जीरो, इसके अंदर मीन्स इट इज़ 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ नहीं, 30 लाख रुपीज़। देखो 1 जीरो इधर है, 5 जीरो इधर है, ऐसे करके 6 जीरो लग गया तो 30 लाख हो गया। शॉर्टकट मेथड। 30 लाख रुपीज़ हो गया। कितने का हो गया? 10,000 यूनिट्स था, 10 पे खरीदा था, यानी मैंने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा ये 10,000 यूनिट्स है, सॉरी, सो इट इज़ 10,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था मैंने? 1 लाख। तो आप 1 लाख माइनस करोगे और आप बोलोगे आपका जो यील्ड अमाउंट आया वो कितना आया? 2 लाख। यानी 2 लाख की आपने अर्निंग कर ली, और अगर आपको रिटर्न निकालना है कितना आपने अर्निंग कर ली, तो आप 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट 200%। और ये आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। ठीक है, पर एनम पे आना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हो गया ग्रोथ प्लान के अंदर? वेरी सिंपल। फंड क्या बोलता है? फंड का जो प्लान है कि हम आपको ना डिविडेंड देंगे ना बोनस देंगे, आप जो भी अर्न करते रहोगे ना, हम अपने बिना आपको दिए हुए हम फंड में वापस री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको बिना बताए, आपको बताएंगे नहीं कि देखो हम आपको इतना पैसा, आपका इतना पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है, आपको कुछ एडिशनल यूनिट्स नहीं मिलेगा, यूनिट सेम होगा, बस फंड का जो नेट एसेट्स वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। और जब अगर फंड का नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली NAV पर यूनिट ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा? नहीं समझा सर ये वाला चीज़? देखो बताता हूँ। इनिशियली आपने फंड में पैसे डाले थे 1 लाख रुपीज़, तो उससे जो यूनिट्स, सपोज करो फेस वैल्यू 10 रुपये था, तो जो यूनिट्स जनरेट हो गया वो हो गया, अच्छा आपने 1 लाख डाले तो यूनिट्स कितने जनरेट हो गए? 10,000 यूनिट्स जनरेट हो गए। अग्रीड। अब बोल रहे 1 साल बाद ये फंड का पैसा कहीं गया, इन्वेस्ट हुआ, एंड इन्वेस्ट होने के बाद फंड ने खुद बिना आपको दिए हुए फंड में री इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, एंड री इन्वेस्ट करते करते इसकी वैल्यू हो गई, इस 1 लाख के फंड की वैल्यू हो गई ₹2 लाख। ठीक है, और यूनिट्स तो सेम ही है। तो अब अगर मुझे NAV निकालना है तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, कितना आंसर आ जाएगा? ₹20। तो अब देखो NAV का वैल्यू बढ़ गया ना ऑटोमेटिकली। वाई? बिकॉज यूनिट्स आर एज इट इज करके। ठीक है, ये था पहला चीज। तो ये चीज मुझे थोड़ी आपको बतानी थी क्वेश्चन में जाने से पहले कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? जो भी डिविडेंड मिलेगा वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा, आपको एडिशनल यूनिट्स मिल जाएंगे। बोनस प्लान में क्या होगा? बोनस प्लान के अंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं, सीधा आपके पास जो भी एडिशनल यूनिट्स है उसके बदले और एडिशनल, आपके पास जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है कुछ एडिशनल यूनिट्स आपको और दे देंगे। एंड ग्रोथ प्लान में कोई भी यूनिट्स इंक्रीज नहीं होगा, यूनिट्स एज इट इज, बस उसका जो NAV पर यूनिट है वो इंक्रीज होगा, और आपको जो भी फायदा उठाना है वो NAV पर यूनिट के डिफरेंस में आप उठा सकते हो। ठीक है, दैट्स इट जो मुझे समझाना था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे आने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। ठीक है, सन मून म्यूचुअल फंड ये जो भी है
क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा यहाँ तक आपको रीड करना है। मॉड्यूल होगा आपके पास तो आप क्वेश्चन नंबर 16 मॉड्यूल से रीड कर लो। अच्छा मैंने मॉड्यूल यहाँ पे दिखा दिया है एंड देयर इज माय क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। ठीक है, तो this is question number 16 of my question bank. If you want this, Google Classroom is the source for this. Otherwise, check the description box. तो ये आप रीड कर लो वीडियो पॉज करके एक बार, ये लो। ठीक है, ये वाला भी रीड कर लो। डन, रीड कर लिया आप लोगों ने। चलो अब एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर नोट्स पे जाऊँगा एंड नोट्स पे, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो नोट्स बने हैं वो इस क्वेश्चन का रेप्लिका है, उसके अंदर कोई नया कंसेप्ट नहीं है। बट क्यों अमाउंट माइनस हो रहा है, क्यों अमाउंट ऐड हो रहा है, कैसे क्या अमाउंट आ रहा है, वो सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, बट मेरा ये बताना काम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो कंसेप्ट नोट्स है उसके अंदर ये क्वेश्चन का रेप्लिका है, कैसे क्वेश्चन ईजी मैनर में मेरा सॉल्व हो जाए उसका मैंने वहाँ पे यूएसपी दिया। तो इट इज़ अ यूएसपी ऑफ दिस बैच करके, सो दैट यू विल नेवर कंफ्यूज्ड सो मच। अगर आप वो नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर हम नोट्स पे जाएंगे, एक एक पार्ट पढ़ेंगे, इसका एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे एंड देन ऐसे करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16, इट इज अबाउट, लेट मी रीड फर्स्ट। सन मून म्यूचुअल फंड, ओके, अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड है, स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। देखो सामने से बोला है इट इज अ ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड? वेरी सिंपल लाइन में बोलता हूँ, ओपन एंडेड मतलब उस म्यूचुअल फंड में आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, उसकी एक मेच्योरिटी पीरियड होती है, यानी आपने बाय कर लिया, ठीक है, एक मेच्योरिटी पे वो खत्म हो जाएगा एंड इट इज क्लोज्ड करके। तो क्लोज एंडेड की एक मेच्योरिटी पीरियड होती है, उस मेच्योरिटी पे वो खत्म हो जाएगा। ओपन एंडेड चलते रहेगा, कभी भी बाय करो, कभी भी सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आज के टाइम पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स है मेजरली आर ओपन एंडेड फंड्स। ठीक है, तो चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड करके नाम दिया, मैंने बोला ना स्कीम, स्कीम में होगा एंड स्कीम के अंदर देखो प्लान होगा। प्लान देखो क्या बना है, देयर वर 3 प्लान्स विज वाइज ए प्लान बोलता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो भी डिविडेंड मिलेगा उसको री इन्वेस्ट करेंगे। प्लान बी बोलता है बोनस प्लान एंड प्लान सी किसके बारे में है, ग्रोथ प्लान के बारे में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब अब लोग ने प्लान चालू किया था, वो टाइम की डेट ड्यूरेशन थी, याद रखना 1/4/1999 वो टाइम की ड्यूरेशन है। मिस्टर आनंद, मिस्टर बच्चन एंड मिस्टर चारू, 3 इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज ईच। तो तीनों ने 1 लाख रुपीज ईच इन्वेस्ट किया है कौन से प्लान में, और उन्होंने प्लान चूज जो किया है, मिस्टर आनंद ने प्लान बी लिया है, मिस्टर बच्चन ने प्लान सी लिया है एंड मिसेस चारू ने प्लान ए लिया है। तो देखो ये गलत नहीं है, ये ए बी सी नहीं है, इट इज राइट बी सी एंड ए। ऐसा ही आपका क्वेश्चन ड्राफ्टेड है, अगर आपके मॉड्यूल में है तो आप पढ़ भी पा रहे होगे। सो यहाँ पे मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ कि मिस्टर आनंद ने प्लान बी लिया है, देन मिस्टर बच्चन हैज टेकन प्लान नंबर सी एंड मिसेस चारू हैज टेकन प्लान ए। मूविंग अहेड, अब ये डेटा देखो, द हिस्ट्री ऑफ फंड इज एज फॉलोज। डेट, ये डेट पे उसकी ओपनिंग थी। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के उन्होंने एनएवी देखो यहाँ पे लिखा है, एनएवी नेट एसेट्स पर वैल्यू, फेस वैल्यू सामने से लिखा है 10 रुपीज। ठीक है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करके। अब देखो दीज आर व्हाट, दीज आर व्हाट एनएवी, कि 28 जुलाई को नया प्लान ए में इतना था, प्लान बी में इतना हो गया, प्लान सी में इतना हो गया। अब जो जो डेटा रिलेवेंट है हमें वही यूज़ करना है, बट इनको ये पूरा इन्होंने डेटा दिया है, तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल डेटा वो यूज़ नहीं करना, जो डेटा यूजेबल है वही हम यूज़ करेंगे। 31 मार्च को प्लान ए का नया इतना हो गया, नया पर यूनिट इतना हो गया, बी में इतना हो गया, सी में इतना हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये डेट्स पे थे। अब यहाँ पे देखो 28 जुलाई 2003 को डिविडेंड दिया, कितने का दिया, 20%। फिर 31 मार्च को 70% डिविडेंड है,
फिर 31 10 को 40% डिविडेंड है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे डिविडेंड है। वैसे बोनस भी है, 31 मार्च को ये बोनस दिया, फिर इसको ये बोनस दिया, ये डेट पे ये बोनस दिया, ऐसे करके बोनस के भी अमाउंट है। एंड 31 जुलाई 2009 का NAV दे दिया। फिर बाद में क्या बोलते हैं लोग, द 31 March, on 31 July, not March, all three investor redeem all the balanced unit। तो 31 जुलाई को क्या हुआ, तीनों के तीन इन्वेस्टर ने सोचा कि हम, हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं, लेट अस गो टू द मार्केट एंड रिडीम इट म्यूचुअल फंड, हम हमारा पैसा आप हमें वापस दे दो, ऐसा करके उन्होंने बोला म्यूचुअल फंड वाले को। कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू ईच ऑफ द इन्वेस्टर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वो एकदम अच्छे से देखो, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट वॉट, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर, कि इन्होंने एनुअली कितना अर्न किया है। कंसिडर में क्या बोला है, चार चीजें, क्या क्या कंसिडर करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ये आपको अज्यूम करना है कि इनकम टैक्स में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म वाला। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 10% का इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 0.2% ओनली ऑन सेल एंड रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स, सामने से बोला है सिर्फ सेल और रिडम्पशन करोगे तभी STT लगेगा 0.2%। अगर आपको STT के बारे में नहीं मालूम है, इनकम टैक्स जब आपने पढ़ा होगा उसमें कैपिटल गेन चैप्टर आया होगा, वहां पे STT के बारे में एकदम अच्छे से बोला होगा। CA इंटर में भी ये STT का प्रोविजन है। STT इज नथिंग बट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। जब भी आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हो, बेचते हो, सोल्ड करते हो तो एक STT लगता है, एंड वो जो STT होता है वो कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट होता है। इट इज अ ट्रांजेक्शन टैक्स एंड नथिंग एल्स। आगे बढ़ते, इग्नोर एजुकेशन सेस, और एजुकेशन सेस आपको नहीं लगाना, ठीक है ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन पढ़ लिया, गॉट इट, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा वो समझ गया, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम लोग प्लान ए वाला सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे जो प्लान ए है, प्लान ए में किसने इन्वेस्ट किया, मिस्टर आनंद ने। तो हम लोग बोले ठीक है, मिस्टर आनंद, सॉरी मिसेस चारू ने इन्वेस्ट किया। प्लान ए में किसने इन्वेस्ट किया, मिसेस चारू ने। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि मिसेस चारू ने कितना अर्न किया है। एंड अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना, फोकस्ड होकर देखना, क्योंकि अगर आपको डिविडेंड वाला समझ गया ना तो प्लान बी एंड प्लान सी इज वेरी वेरी इजी करके, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सम थोड़ा थोड़ा कहीं पे कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे क्या कहाँ से आ रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट, ठीक है। ऑडियो वीडियो स्क्रीन इज क्लियर, पानी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लान ए, ठीक है। तो प्लान ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो थोड़ा कंसेप्ट नोट्स पे आता हूँ, कंसेप्ट नोट्स में क्या लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट म्यूचुअल फंड रिटर्न इन डिफरेंट प्लान्स वेयर कैपिटल गेन टैक्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो मैंने सिर्फ ऐसा हेडिंग भी आपको ऐसे ही करके दे दिया सो दैट यू विल कम टू नो। फर्स्ट थिंग, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके बारे में बात करेंगे। अंडर दिस यू री इन्वेस्ट योर डिविडेंड अमाउंट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिविडेंड आएगा उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं, बट री इन्वेस्ट कौन से रेट पे करते हैं, जिस दिन का वो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ उस NAV पे हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे। ये बात आपको समझ के चलना है। स्टेप नंबर 1 में बोला है कैलकुलेट करो ओपनिंग यूनिट्स एंड फेस वैल्यू। सबसे पहले आप ये निकालो कि ओपनिंग यूनिट्स क्या था और फेस वैल्यू क्या था। तो आप क्वेश्चन में आते हैं, एंड क्वेश्चन में आप देखोगे तो ईच पर्सन ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एंड उसका फेस वैल्यू क्या था इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, 10 रुपीज। तो वेरी सिंपल कि अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है एंड फेस वैल्यू ₹10 था, तो इट मीन्स एवरी पर्सन विल गेट 10,000 यूनिट्स इन द स्कीम, ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर 1 इज डन, तो मैंने स्टेप नंबर 1 लिख दिया। स्टेप नंबर 1, 10,000 डिवाइड बाय 10, आई विल गेट 10,000 यूनिट्स। अब स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट क्लोजिंग यूनिट्स ऑन रिडम्पशन। अब आपको रिडम्पशन के लिए यूनिट्स निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा यूनिट्स, वेरी सिंपल, मुझे क्या निकालना है, फाइनली रिटर्न निकालना है। म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न अर्न हुआ, म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न अर्न हुआ, उसके लिए मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि मेरा ओपनिंग वैल्यू क्या है, क्लोजिंग वैल्यू क्या है। ओपनिंग वैल्यू तो दे दिया 1 लाख रुपीज़, बट क्लोजिंग वैल्यू कहाँ से आएगा, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू पे जाते हैं। क्लोजिंग वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग नैव। क्वेश्चन में क्लोजिंग नैव तो दिया है, इस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर 31 जुलाई को क्लोजिंग नैव तो दिया है 53.75, बट क्लोजिंग यूनिट्स नहीं दिया है ना। तो वो क्लोजिंग यूनिट्स निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा कि 10,000 यूनिट्स था, 20% का डिविडेंड दिया, फिर वो 20% पैसा मिला होगा, उसको री इन्वेस्ट किया होगा, यूनिट्स बढ़ी होगी, फिर हमको इफेक्टिव यूनिट्स मिला होगा, फिर 70% दिया, 70% डिविडेंड अमाउंट निकालेंगे,
फिर री इन्वेस्ट करेंगे, फिर यूनिट्स बढ़ा होगा। तो वो अमाउंट निकालने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर वन टेबल। टेबल कैसे बनाना है वो देख लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, डेट लिखना है, जो जो डेट पे आपको डिविडेंड मिल रहा था। यहाँ पे सबसे पहले एक ओपनिंग डेट आएगी, फिर क्लोजिंग डेट आएगी, फिर इन्वेस्टमेंट आपने किया किया वो एक अमाउंट आ जाएगा। डिविडेंड पे आउट, कितना डिविडेंड पे आउट मिल रहा है वो लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, आप यहाँ पे परसेंटेज में लिख देना। फिर आप निकालोगे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कि कितना री इन्वेस्ट हो रहा है। तो वेरी सिंपल है, जो भी यूनिट्स होगा वो लिखना है आपको, फेस वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डिविडेंड का अमाउंट। जैसे ही मुझे डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा, ये वाले कॉलम में होगा नैव, ठीक है। लेट सपोज अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट 10,000 आया और उसी दिन की जो नैव थी वो 10 रुपीज़ है, तो आप डिवाइड कर दोगे 10,000 डिवाइड बाय 10। चलो एक छोटा सा मैं आपको डेमो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि आपने सॉल्व किया, वो अमाउंट आया 10,000 एंड आपकी जो ओपनिंग यूनिट्स है लेट सपोज वो 1,000 है, ठीक है। लेट सपोज लेट मी डू द सेम थिंग विद अनदर इंक। चलो ये रेड से करता हूँ, दिख क्या आएगा। 1,000 यूनिट्स पहले से थी, अग्रीड। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1,000 यूनिट्स पहले से थी, मेरा डिविडेंड का अमाउंट आया 1,000, ठीक है। 1,000 डिविडेंड का अमाउंट आया। उस दिन की जो नैव थी वो 20 रुपीज़ थी। कितनी थी नैव, 20। तो मैं 20 से री इन्वेस्ट करूंगा, क्या करूंगा, 20 से री इन्वेस्ट। जब आप इसको 20 से री इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना यूनिट्स मिल जाएगा एडिशनली, 1,000 डिवाइड बाय 20, यू विल गेट 500 एडिशनल यूनिट्स। अब मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा, 1,000 प्लस 500। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, इट इज़ नाउ 1,500। ऐसे करके आपको चलते आना है और एक क्लोजिंग यूनिट्स पे हम लोग आ जाएंगे। तो चलो अब मैं आंसर पे जा रहा हूँ और सारा आंसर कहाँ से क्या अमाउंट आया, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अ सिंगल सेकेंड। चलो तो सबसे पहले क्लोजिंग यूनिट्स निकाल लेते हैं, जब हम क्लोजिंग यूनिट्स पे आ जाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आ गया मैं क्लोजिंग यूनिट्स पे एंड यहाँ पे देखो ये डेट है, ये जिस दिन मुझे डिविडेंड मिला ना, द डेज व्हेन आई गॉट द डिविडेंड, सिर्फ उसी दिन को मुझे वहाँ पे कंसीडर करना है, बाकी के डेज को कंसीडर नहीं करोगे तो चलेगा, और क्लोजिंग डेट को। तो ये डिविडेंड वाली डेट और ये डिविडेंड वाला उसका नैव प्राइस, ये दो डेटा हमको एज इट इज़ यहाँ टेबल से उठा के लिखना है। स्टार्ट करते टेबल अपना, देखो। तो स्टेप नंबर टू क्लोजिंग यूनिट्स। सबसे पहले लिखेंगे डेट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट अमाउंट, नैव, यूनिट्स, क्लोजिंग वैल्यूज, सब कुछ मैंने टेबल का एज इट इज लिखा। फिर आपका अमाउंट स्टार्ट कब हुआ था, 1/4/2099, 1/4/1999, ठीक है। उस दिन क्या था इन्वेस्टमेंट, 1,00,000 रुपीज़। डिविडेंड पे आउट तो सीधे से डे वन पे तो मिलेगा नहीं, तो सेम नैव था 10 रुपीज़। नैव इज नथिंग बट द फेस वैल्यू। तो मुझे पता चल गया 10,000 यूनिट्स मेरा इनिशियल स्टार्ट में था, तो 10,000 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, 28 जुलाई को, ये मैंने सारा डेटा लिख दिया, ठीक है। डेट लिखा, सारा डेटा एज इट इज़ लिखा, और उस दिन का जो नैव था वो लिख दिया, और यहाँ पे मैंने बस क्लोजिंग नैव लिख दिया जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ऐसे करके आप भी बना लेना, यहाँ तक भी करोगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। तो जिस दिन मुझे डिविडेंड पे आउट है वो लिख दिया, उस पर्टिकुलर डे का नाम लिख दिया। अब ध्यान से देखना ये कैलकुलेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, इतना पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो, चाहिए तो कैलकुलेटर लेके देखना, सॉल्व कर लेना इसको, 1-2 लाइन पूरा सॉल्व कर लेना, तब आपको थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा। देखो 20% डिविडेंड मिला, ठीक है। डेट्स को एक पल के लिए साइड में रख दो। 10,000 यूनिट्स थे, तो 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट रेट। तो 10,000 यूनिट्स थे, फेस वैल्यू 10 था, 20%। यहाँ पे जो परसेंटेज लगा है ना, जब आप कैलसी पे सॉल्व करो तो 20% बटन प्रेस करना। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 और यहाँ पे आंसर ला देते हैं। इट इज़ रॉन्ग आंसर, यू हैव टू प्रेस परसेंटेज। और अगर आपको प्रेस परसेंटेज का प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 20, 70, 40 इन सबको आप डेसिमल में लिख दो, 0.2, 0.7, तो प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो ध्यान से, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20%, यू विल गेट दिस वैल्यू। अब जिस दिन मुझे डिविडेंड मिला उस दिन की नैव क्या थी, 30.70। तो मुझे एडिशनल यूनिट्स क्या मिलेगा, ये कैसे आए एडिशनल यूनिट्स, 20,000 डिवाइड बाय 30.70। जैसे ही मैंने ये किया, what I will get my additional units which is what 65.1.47। फिर मैंने क्या कर दिया, इस एडिशनल यूनिट्स को इसमें ऐड कर दिया, तो आई विल गेट दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट डिविडेंड क्या मिला, 70% का,
तो वो कैसे आएगा, नाउ यहाँ पे 10,000 नहीं आएगा, उसके पहले मेरे पास कितना यूनिट्स था, मैं उस पर अब डिविडेंड मिलेगा मुझे, तो दैट प्रीवियस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10, 70% पे आउट, तो मेरा अमाउंट क्या आ जाएगा ये, और उस दिन की नैव क्या थी ये, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दिस, गॉट इट। एंड फिर ये वाला कैसे आ गया, दिस प्लस दिस करके मेरा ये आ गया, गॉट इट। फिर ये एज इट इज यहाँ पे आएगा, न्यू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 डिविडेंड परसेंटेज, देन यू विल गेट दिस करके, उस दिन की नैव क्या थी ये, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा यूनिट्स क्या आ जाएगा ये दोनों यूनिट्स को ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा अपडेटेड यूनिट्स दिस। देन नेक्स्ट में ये वाला यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 डिविडेंड पे आउट, यू विल गेट दिस अमाउंट, उस दिन का नैव डिवाइड बाय करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये यूनिट्स, एंड फिर प्रीवियस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्लस दिस, यू विल गेट दिस यूनिट्स, ठीक है। फिर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10, 40% ये अमाउंट आया, उस दिन का नैव ये था, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आया ये, और फिर एडिशनल अपडेटेड यूनिट्स कितनी हो गई अब, नाउ माय यूनिट्स इन हैंड एज पर प्लान ए इज नथिंग बट 14,906.16, ये मेरा यूनिट्स मिल गया, बस मुझे ये तो चाहिए था ताकि मैं क्लोजिंग वैल्यू और ये सारी चीज़ें तो कंसीडर कर पाऊँ, यस। बस अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या बोला है, ठीक है, ये एक पल के लिए मत देखो, इसको एक पल के लिए मत देखो। स्टेप नंबर 3 में क्या बोला है, कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स एंड टोटल यील्ड। अब आपको क्या निकालना है, नेट अमाउंट रिडम्पशन पे कितना मिलेगा एंड टोटल यील्ड कितना हुआ। जैसे हमें टोटल यील्ड मिल गया, विल डिवाइड बाय द ओपनिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, अपने को आंसर अपना मिल गया, खत्म। चलो उस पर थोड़ा काम करते हैं, एंड वो वाला वर्किंग मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, सो दैट क्योंकि वो पार्ट इंपॉर्टेंट भी है एंड अच्छा भी है। अब हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो किस पे करने जा रहे हैं, एंड मैं इंटेंशनली ये लाइव आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ सो दैट यू विल कम टू नो करके, तो ध्यान से यहाँ पे देखना, कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिडम्पशन, ठीक है। अब कैसे आएगा रिडम्पशन पे, तो जितने भी मेरे यूनिट्स है उस दिन का जो नाम है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इतना, रिडम्पशन मुझे मिल गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल, तो पहला तो रिडम्पशन अमाउंट, जो भी क्लोजिंग यूनिट्स है उसको मैंने क्लोजिंग नाव से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले चीज तो ये, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। माई क्लोजिंग यूनिट्स इज नथिंग बट 14,906.16, और उस दिन का नैव क्या था 53.75। क्वेश्चन में चाहिए तो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये देखो 31 जुलाई का नैव क्या है 53.75, सो 14,906 मल्टीप्लाई बाय 14,906 मल्टीप्लाई बाय 53.75, 53.75, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 14,906.16 मल्टीप्लाई बाय 53.75, तो ये अमाउंट आएगा आपका, दिस अमाउंट इज नथिंग बट 84,5924.58, मीन्स 8,45,924.58, ठीक है, वट एवर द अमाउंट है। अब ना ये अमाउंट हम म्यूचुअल फंड से रिडीम करने का, बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो म्यूचुअल, इस क्वेश्चन में एक लाइन है, ये वाली लाइन, कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो 0.2% का लगेगा, और वो कब लगेगा, सेल और रिडम्पशन यूनिट्स पे लगेगा। इट मीन्स हम लोग को ये एसटीटी माइनस करना पड़ेगा, जब हम माइनस करेंगे तब पता चलेगा अच्छा इतना पैसा आ रहा है क्या, हाँ तो चलो इसको माइनस करते हैं, दैट इज माइनस 0.2% ऑफ ये अमाउंट, ठीक है, 84592458, so 845914,906.16 multiply by 53.75 का 2%, तो अमाउंट आ रहा है 1, अच्छा 2% नहीं है, इट इज 0.2%, 845924.5 0.2%, so the amount is 1691.849, तो आई विल मेक इट 5। जब आप इस अमाउंट को माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 845924.845924.58 माइनस 1691
0.85, 844,232.73, ठीक है, 844,232 पॉइंट कुछ तो अलग आ गया, मल्टीप्लिकेशन में गलती, 14906 मल्टीप्लाई बाय 53.75, ओके, दिस अमाउंट इज रॉन्ग, कैलकुलेशन एरर। देखो कैलकुलेशन एरर होगा यहाँ पे तो ठीक है, कंसेप्चुअली एरर नहीं होना चाहिए, और एग्जाम में आप कैलकुलेशन और कंसेप्चुअल दोनों एरर मत करना, होता है। सो यहाँ पे भी अमाउंट चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 801206.2, 801206.1.2%, so the amount is 1602.41, माइनस करते हैं 802602.1 माइनस 1602.41, क्या आ रहा है देखते हैं, 799,603.69, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या आ गया मेरा, दिस अमाउंट इज आफ्टर एसटीटी। यहाँ तक क्लियर, वेरी सिंपल है। अब ये अमाउंट मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, घर लेके जा रहा हूँ। अब एक आदमी और आ जाता है मेरे पास, वो बोलते हैं रुको रुको रुको, कौन आता है पता है, वो इनकम टैक्स वाला, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, अरे हमको कैपिटल गेन तो दो, इनकम टैक्स वाले आके बोलते हैं कैपिटल गेन तो दो, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख, अब आपको एसटीटी काट के इतना पैसा मिल रहा है, तो गिव अस कैपिटल गेन ना। तो हम लोगों ने ठीक है, हम आपको कैपिटल गेन भी देते हैं, क्योंकि हम जो भी रिटर्न निकालते हैं वो आफ्टर टैक्स ही देखते हैं कि हमारे जेब में एक्चुअली में कितना पैसा आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो लगेगा नहीं, तो बोले हाश बच गए, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से डिविडेंड हमारे शॉर्ट टर्म वाले में फॉल हो रहे हैं। अगर मैं ये बताऊं तो इसमें से कौन सा वाला डिविडेंड पे आउट मेरा शॉर्ट टर्म में फॉल हो रहा है, तो जिस दिन मैंने बेचा उसकी विद इन कितने ईयर तक शॉर्ट टर्म में काउंट होता है। पहले तो हमें ड्यूरेशन पता करना पड़ेगा ना, कितने विद इन 12 मंथ वाला शॉर्ट टर्म में काउंट होगा, या फिर विद इन 24 मंथ वाला शॉर्ट टर्म में काउंट होगा, क्या होगा। तो उसके लिए मैंने ICAI का मॉड्यूल भी आपके सामने ओपन कर लिया है, एंड दैट ICAI का रिसोर्स, आ जाओ, कहाँ गया, यही था, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट, ठीक है, देखिए ऑडियो ऑडियो ठीक है आ रही है। तो ये देखिए अपना ICAI का मटेरियल कैपिटल गेन का चैप्टर 4.7, और यहाँ पे लिखा है यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड इन ए स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडिंग लिस्टेड यूनिट्स इन ए बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अगर कोई यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या फिर यूनिट्स ऑफ UTI है, और अगर आपने उसको 12 मंथ से कम के लिए रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उससे ज़्यादा के लिए रखा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। सो जो 12 मंथ के ऊपर वाले उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, 12 मंथ के अंदर जो हम लोग ने री इन्वेस्ट किया था डिविडेंड के अमाउंट से उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा करके, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन में एंड देखते हैं ऐसा कौन सा चीज़ है जो 12 मंथ के ऊपर 12 मंथ के अंदर किया है। देखो हम लोग ने रेट ऑफ रिडम्पशन क्या था, आर रेट ऑफ रिडम्पशन इज 31 जुलाई 2009, इट मीन्स वॉट 31 जुलाई 2009, इट मीन्स इससे हमको एक ईयर पहले जाना पड़ेगा, एंड 1 ईयर बिफोर इज नथिंग बट 1 अगस्त 2008। तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर मैंने डिविडेंड री इन्वेस्ट किया तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। तो देखो मुझे कहाँ कहाँ पे डिविडेंड मिला था, 2008 ये क्या है 15 मार्च, ये फर्स्ट मतलब ये वाला तो गया, बट ये देखो 24 मार्च 2009 और ये वाला जो डेट है ये इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है, यानी कि ये जो मुझे डिविडेंड एडिशनल यूनिट्स यहाँ पे जो मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ डिविडेंड दैट इज 1144.43, इस यूनिट्स पे आई हैव टू पे द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब वो कैसे पे करना है, क्या कैलकुलेशन है, वो एकदम बारीकी से देखो और एकदम अच्छे से देखो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करके, ठीक है। चलो आते हैं, एकदम ध्यान से देखना। तो लेट सपोज मेरे पास 11.43 यूनिट्स है, ठीक है, इतने यूनिट्स मेरे पास है और मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। तो जब मैं इसको बेचने जाऊँगा तो उसको कौन से अमाउंट पे बेचूंगा मैं, तो आई विल सोल्ड दैट थिंग
दिस अमाउंट 53.75 आज के दिन बेचने जा रहा हूँ ना, यस, तो ये अमाउंट पे बिकेगी 53.75। तो चलो 1143.43 मल्टीप्लाई बाय 53.75, तो ये आप क्या क्या 61,459.36 समवेयर अराउंड, गॉट इट। अब रुको, क्वेश्चन में बोला है जब भी आप सेल करोगे तो आपको 2% का एसटीडी देना पड़ेगा, बोला है कि नहीं बोला है? ऑफ कोर्स बोला है, तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, बेचने जा रहे हैं। तो 0.2%, 0.2% का क्या देना पड़ेगा? एसटीटी। सो 61,459.36 मल्टीप्लाई बाय 0.2%, तो कितने का एसटीटी लग गया इसके ऊपर? दैट इज 122.9। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 61,336.44। अब देखो ये वाला जो अमाउंट है दैट इज 61,336.42, इसको एक दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, दैट इज 1143.43 माइनस 53.75 माइनस 0.2% ऑफ 53.75। आप यही कर लो ना, इसमें से ये माइनस कर दो तो आपको इफेक्टिव मिलेगा कि आफ्टर एसटीटी कितना अमाउंट मुझे मिलने वाला है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, सो 114343 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 53.75 माइनस 2%, तो इसका आंसर आएगा 53.75 माइनस 0.2%, तो 53.64। एंड इसको जब माइनस करेंगे 1143.43 से 52.64, तो भी अमाउंट वही आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे एक मिनट रुको, 1143.43 मल्टीप्लाई बाय 53.75, 61,459 माइनस 61,459 मल्टीप्लाई बाय 36.2, 122, 6133 राइट है, 1143.7.2% मल्टीप्लाई बाय 1143. हाँ राइट है, सेम अमाउंट आ रहा है, दैट इज नथिंग बट 61,336.44, यानी कि इतना पैसा मुझे बेचने पे मिलेगा। बट एक चीज, जब हम लोग कैपिटल गेन निकालते तो उसमें से हम लोग हमेशा अपना कॉस्ट तो माइनस करते ही है ना, ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट माइनस नहीं करते। तो ये जो मैंने यूनिट्स खरीदा था 1143.43, वो मैंने ये कॉस्ट पे लिया था ना, इन्वेस्ट किया था, तो 48.10 वो भी तो माइनस होगा मेरे कॉस्ट है। तो जो एक्चुअल में गेन होगा उसके ऊपर आप गेन टैक्स चार्ज करो ना, इनकम टैक्स वाले, क्योंकि हम लोग जो भी कॉस्ट है वो माइनस करते हैं। तो एक्चुअल में गेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम फाइनल चीज हम लोग ये कर देंगे कि 1143.43 यूनिट्स था, प्लस आफ्टर एसटीटी कितना हो गया 52.64 माइनस कितने पे हम लोग ने इन्वेस्ट किया था 48.10, तो इट इज़ 48.10। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 1143.43 52.64 माइनस 48.10 मल्टीप्लाई बाय 40, तो दिस अमाउंट, और इसका निकालेंगे, ये अमाउंट आएगा 519.17। ठीक है, ये गेन है मेरा, ये मेरा क्या है गेन, इसका 10% करेंगे तो इट इज, रुक जाओ कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, 1143.43 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो द अमाउंट इज 519.12। लेट मी चेक वही अमाउंट है क्या, यहाँ पे कुछ अलग है, 1143 53.64 माइनस 48.10, यहाँ पे क्या, अच्छा सॉरी, इट इज़ नॉट 52, इट इज़ 53, गलती यहाँ पे है, हम्म, 53.64 है, मैं यहाँ पे 52 लिख रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते, तो 53 हो गया, अब सॉल्व करेंगे 53.64 माइनस 48.1, सो आंसर आ जाएगा, एंड जो भी मेरा गेन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, सो इट इज़ 10% मल्टीप्लाई बाय 1143.43, सो आंसर इज 633.46 एंड राउंडिंग ऑफ करके 634 हो जाएगा। 634 हम लोग ने माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जो ऊपर सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें से माइनस हो जाएगा कैपिटल गेन का टैक्स, और कैपिटल गेन का टैक्स कितना आ गया 634 आफ्टर डिडक्टिंग
993.69 माइनस 634, तो ये आ जाएगा 798969.7 है। अब ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट मैं पूरा घर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा का अमाउंट, ये पूरा का पूरा अमाउंट मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ, घर। तो ये मेरा क्या आ गया, रिडम्पशन वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग माय व्हाट, एसटीटी एंड इनकम टैक्स। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते। कैलकुलेशन एरर एग्जाम में आप ध्यान रखना, ठीक है। 2% नहीं था, 0.2% था, ठीक है। तो लिखते टाइम 3 2 क्या लिखना है, एकदम प्रॉपर से लिखो। तो ये हो गया आपका अमाउंट विच इज़ व्हाट योर क्लोजिंग अमाउंट। अब मुझे यील्ड निकालना है, मुझे फ़ायदा कितना हुआ। तो फ़ायदा के लिए मैं क्या करूँगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दूंगा कि इनिशियली मैंने कितना इन्वेस्ट किया था। तो मैंने इन्वेस्ट किया था कितना, 1 लाख। जब आप इसको माइनस करोगे 7989, इसका आंसर माइनस करने के बाद आ जाएगा 698969.69, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। एंड एक बार आपका जैसे ही ये आया, दिस इज़ योर यील्ड, ये मेरा क्या बन गया, यील्ड हो गया, ठीक है। अब रिटर्न निकालना है, वेरी सिंपल। सो म्यूचुअल फंड रिटर्न निकालना है। तो रिटर्न निकालने के लिए 698969.69 डिवाइड बाय माय ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इतना मैंने इन्वेस्ट किया था ना, ये मेरा यील्ड आ गया, डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100। बट ये जो आंसर होके आएगा, ये कौन सा आंसर होके आएगा, ये ओवरऑल यील्ड बताएगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। बट मुझे होल्डिंग पीरियड रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे पर एनम चाहिए। तो पर एनम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 12 मंथ कर देते हैं, है ना। एंड मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ मंथ्स ये था। तो देखो आपको निकालना पड़ेगा, मंथ्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकलेंगे, देखो किस दिन हम लोग ने इन्वेस्ट किया था, 1/4/1999 को इन्वेस्टमेंट चालू की थी। और किस दिन हम लोग निकाल रहे हैं इसका मैच्योरिटी, 31 जुलाई 2009 को। तो हम लोग को मंथ्स निकालने पड़ेंगे कि 1/4/1999 टू 31 जुलाई 2009 कितने मंथ्स होते हैं। तो देखो वेरी सिंपल है, ये भी 2009 है, ये 99, यानी 10 ईयर्स तो हो गए। पहला तो हो गया 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में कितने हो गए, 120 मंथ्स। प्लस अप्रैल में मंथ खत्म हो जाता है, बट ये 31 जुलाई तक चल रहा है। तो मई जून जुलाई, एक मिनट रुको, मार्च में खत्म होता है ना, अप्रैल में नहीं खत्म होता, मार्च में खत्म हो गया। तो अप्रैल मई जून जुलाई यानी कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए। तो आप लोग यहाँ पे 4 मंथ्स ऐड करोगे और ये फिर कितना हो जाएगा, 124 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर, 124 मंथ्स। एंड जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इस पूरे को जैसे आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 698969.69 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 124 मल्टीप्लाई बाय 12। इधर क्या आंसर आ रहा है, अच्छा सॉरी माय बैड, मैंने ये गलती कर दी कि ये जो टोटल, यहाँ पे देखो सिली मिस्टेक्स ये हुआ कि ये जो टोटल जो रिटर्न है, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न का है, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 124 करेंगे कि इतने पीरियड तक हम लोगों ने रिटर्न, और हम लोग को क्या चाहिए, एनुअली चाहिए। तो एनुअली जितना चाहिए रहता है उसको 12 ऊपर रखते हैं, ठीक है। स्मॉल कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होते हैं, आप एग्जाम में मत करना। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न था, ये पूरा आंसर सॉल्व करके क्या मिलेगा मुझे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो डिवाइड बाय 124 करूँगा एंड मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 67.64% और 0.6764, ठीक है। दैट्स इट। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन जो अभी हम लोग ने किया। ये देखो आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार मैं विजिट करा देता हूँ, दैट इज़ कैलकुलेट नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स एंड टोटल यील्ड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड में क्या आएगा, रिडम्पशन वैल्यू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया।
फिर उन्होंने माइनस क्या किया, एस टी टी कितना आएगा 0.2% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, तो ये वाला अमाउंट आया। फिर अमाउंट आफ्टर एस टी टी इसको माइनस करके ये लाया। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 634, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उससे ये आ गया। दिस माइनस दिस यू विल गेट दिस। फिर ओपनिंग बैलेंस माइनस किया तो टोटल यील्ड कितना आ गया, टोटल यील्ड 698,969.69, ठीक है। एंड उसके बाद ये हैशटैग, ये वाला बाद में बताता हूँ, ठीक है। हैशटैग ये वैल्यू कैसे आई, ये ऐसे आई, और ये स्टार मार्क करके क्या बोला है, दिस वैल्यू कैन ऑल्सो बी टेकन एज जीरो। ये क्या इसके पीछे का लॉजिक है, मैं भी 2 मिनट में डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी। फिर स्टेप नंबर 4 में म्यूचुअल फंड रिटर्न निकालेंगे पर एनएम का। म्यूचुअल फंड रिटर्न क्या आएगा, टोटल यील्ड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आप वैल्यूज पुट अप करोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो हैशटैग है ना, इसके जगह पे आप जीरो भी लिख सकते हो, मतलब आप कॉस्ट माइनस नहीं करोगे। ये क्या है, तो आईसीआई एक दूसरा लॉजिक भी लेके चलता है। उसमें क्या बोलता है ये सामने वाले को कि देखो ये जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, आप कोई भी चीज कॉस्ट कब मानोगे, आप कोई भी चीज, हम लोग ये माइनस क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट ही माइनस कर रहे हैं ना, तो ऐसे क्या बोल रहा है, आप इसके जगह पे जीरो ही लिख दो तो भी चलेगा। बट जीरो क्यों लिखे, हम लोग का तो ये इतने पे री इन्वेस्ट हो रहा है ना। अब दूसरा लॉजिक सुनो, हम किसी भी चीज को कॉस्ट कब मानते हैं, जब हमारे जेब से पैसा जा रहा होता है तब, अग्रीड, हाँ। बट यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम चल रही है, यहाँ पे अपने जेब से पैसा नहीं जा रहा है ना, हम लोग ने अपने जेब से पैसा कब गया, सिर्फ यहाँ पे गया। उसके बाद क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड खुद से रिकैलकुलेट करके री इन्वेस्ट कर दे रहा है, रिकैलकुलेट करके री इन्वेस्ट कर रहा है। इसके लिए एक अनदर एंगल भी है कि यहाँ पे आप इस कॉस्ट को जीरो ले लो, क्योंकि आपके जेब से पैसा गया ही नहीं। आपके जेब से जो पैसा जा रहा है वो तो आप यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर ही रहे हो, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इसके लिए वो ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जीरो भी ले सकते हैं उस लॉजिक पे कि ये जो आपको डिविडेंड मिल रहा है ये इस कॉस्ट पे आपने री इन्वेस्ट किया है, आई अग्रीड करके, बट एक्चुअली में आपके जेब से पैसा तो गया नहीं है। बट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप अपने एजम्पशंस लिख देना, ठीक है। और एक इसका एजम्पशन है कि अल्टरनेटिवली ये जो हम लोग ने यहाँ पे एस माइनस किया ना, ये हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी एस होता है उसका डिडक्शन अलाउड नहीं है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एस माइनस करके वो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू कम हो जाएगा, सेल वैल्यू कम हो जाएगा तो गेन कम आएगा, गेन कम आएगा तो टैक्स कम लगेगा। इसके लिए इनकम टैक्स बोलता है एस का डिडक्शन अलाउड नहीं है। ये एक एंगल है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे बताना था, एंड दिस इज डन विथ योर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। आई नो थोड़ा टाइम लग गया है बट इट्स ओके, बिकॉज अभी आप थोड़ा इसमें दिमाग दे रहे हो, बाद में आपको ये बहुत ईजी गिरेगा, ठीक है। सो दिस इज वही सेम चीज़ को मैंने फॉर्मेट में लिख दिया, देख लो। रिडम्पशन वैल्यू लिखेंगे, एस माइनस करेंगे, अमाउंट आएगी एस के बाद, फिर आप माइनस करोगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर आपको क्या मिलेगा, नेट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर टैक्स। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको कैलकुलेशन करना है, आपको कैपिटल गेन चैप्टर में पता चलेगा, बट वेरी सिंपल है। जो भी गेन हो रहा है उसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे 1 लाख, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आप टैक्स लगा दोगे, फिर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, फिर आपको क्या मिल जाएगा, यील्ड। और जो भी यील्ड आएगा उसको ये फॉर्मूला में रख के यू कैन गो एंड सॉल्व करके, गॉट इट, डन। तो अभी क्या करना है आपको, एक बार स्क्रीन पॉज करके बस ये थोड़ा रीड करते रहो, ठीक है, और मैं आपको आंसर भी अभी दिखाता हूँ, ठीक है, डन। ये वाला रीड कर लो, रीड दिस ऑल्सो, डन। अब अपने आंसर पे आ जाओ, और ये जो आंसर है वो भी एक बार रीड कर लो, थोड़ा सा एक रीड कर लो। बीच बीच में अगर आपको कुछ लगता है, डाउट है कहीं पे, तो आप स्टॉप करके एक बार रीड कर लिया करो खुद से, क्योंकि वीडियो का कंट्रोल भी आपके हाथ में है। स्टॉप कर दिया करो और एक बार रीड कर लो कि अरे थोड़ा मुझे एक बार पढ़ लेना चाहिए फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो एक बार आप खुद से ही रीड कर लिया करो वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। फिर दिस वन, ये कैलकुलेशन देख लो, एंड दिस वन, ठीक है, डन। म्यूचुअल फंड ए हो गया। अब म्यूचुअल फंड बी, बोनस री इन्वेस्टमेंट प्लान पे जाते हैं। आपने 80% ऑफ द क्वेश्चन आप समझ लिया है, बस बोनस में ये यही देखना है कि बोनस यूनिट्स कैसे निकलेगा, ग्रोथ वाला भी सेम है, सब हो गया, ठीक है। तो यू आर डन विद द क्वेश्चन, बस 10 मिनट और दो, ये क्वेश्चन खत्म। बोनस री इन्वेस्टमेंट प्लान, अंडर दिस यू विल गेट एडिशनल यूनिट्स ऑन एग्जिस्टिंग यूनिट्स, तो जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उस पर एडिशनल यूनिट्स आपको मिलेगा। स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करो ओपनिंग यूनिट्स एंड फेस वैल्यू, तो जो भी ओपनिंग यूनिट्स है फेस वैल्यू वो कैलकुलेट करना है।
देन स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करो क्लोजिंग यूनिट्स ऑन रिडम्पशन। उसके लिए क्या करना है आपको, टेबल बनाना है। डेट, ओपनिंग यूनिट्स, बोनस रेशियो दिया होगा, बोनस यूनिट्स निकालना है, जो भी लास्ट यूनिट्स था उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, लास्ट यूनिट्स मल्टीप्लाई विद द रेशियो, एंड आपको यहाँ पे टोटल बैलेंस मिलेगा। फिर यहाँ पे नाव पर यूनिट आएगा। ठीक है, स्टेप 3 एंड 4 सेम एज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान एंड ग्रोथ प्लान, जब आएगा तब देखते हैं। अभी देखो स्टेप नंबर 2, फेस वैल्यू 10 था, नॉट अज्यूम द फेस वैल्यू इज 10, यूनिट्स आ गए 10,000 यूनिट्स। अब क्या हुआ, जिस जिस डेट पे मुझे बोनस मिला है वो डेट यहाँ पे आ गई। ठीक है, जिस जिस डेट पे मुझे बोनस मिला है दैट डेट विल बी कम देयर, तो यहाँ पे आ गया जिस जिस डेट पे मुझे बोनस मिला है। मेरा ओपनिंग यूनिट्स लिख दिया, बोनस का रेशियो क्या था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, बोनस यूनिट्स कितने मिलेगी, सिंपल है, देखो इसको आपको ऐसे बनाते हुए चलना है, ऐसे पहले ये डेटा फीड कर देना। कौन कौन सा डेटा, डेट वाला डेटा, बोनस वाला डेटा एंड ये नैव वाला डेटा, ये तीनों डेटा फीड कर देना। अब देखो 10,000 यूनिट्स थी, कितना इशू हुआ 5:4, मीन्स अगर आपके पास 4 यूनिट्स हैं हम आपको 5 यूनिट्स देंगे, तो 5 डिवाइड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12,500, और ये 10,000 में ऐड होकर कितना बन जाएगा 22,500। फिर हम लोग ने बोनस मिला कितना 1:2, तो ये कैसे आएगा 22,500 एज इट इज लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7,500। इस 22 में आप ये वाला अमाउंट ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको 1:4 का बोनस मिला, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यू विल गेट योर 7,500। इसको एज इट इज इसमें ये ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 37,500। एंड देन फाइनली मेरा क्लोजिंग यूनिट्स कितना आ गया 37,500, और ये आपका आ गया नैव पर यूनिट, उस दिन का नैव पर यूनिट 29.98। ठीक है, तो 29.98 इज योर नाव पर यूनिट फॉर दैट डे करके। अब क्या निकालना है, स्टेप नंबर 3 में सेम कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स एंड टोटल यील्ड, ये सब फाइंड आउट करना है। तो इसका कैलकुलेशन सेम डिविडेंड का जैसे क्या था वैसे ही आएगा। सबसे पहले रिडम्पशन वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये क्लोजिंग यूनिट्स और ये उसका क्लोजिंग नाव। फिर एसटीटी निकालेंगे तो अमाउंट ये आएगा, माइनस करने के बाद अमाउंट आफ्टर एसटीटी। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देखो अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे आएगा, सेम 31 मार्च 2008 तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी डेट कौन सी थी, वो वाली जो डेट थी 1 अगस्त 2008, तो 1 अगस्त 2008 से लेकर 31 जुलाई तक ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फॉल होगा। तो यहाँ पे भी आपका ये वाला जो है दैट इज 7,500 यूनिट्स, ये फॉल हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की यूनिट्स, ये 22.93 कैसे आ रहा है 22.98 माइनस 22.98 माइनस 0.2% करेंगे आफ्टर एसटीटी का अमाउंट है दैट 19.95। ये कौन सी कॉस्ट है, जिस दिन बोनस इशू हम लोग ले रहे हैं उस दिन की NAV, तो हम लोग ने वो लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10%, ये अमाउंट आ गया। दिस माइनस दिस करेंगे ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग को ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करना है 1 लाख, वी विल गेट आवर टोटल यील्ड दिस। गॉट इट, सेम हैशटैग ये ऐसे आ रहा है वो मैंने बताया, और ये वाले वैल्यू को भी आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। क्यों 0 लिख सकते हो, क्योंकि सेम लॉजिक है, जब आपके जेब से पैसा गया ही नहीं तो कॉस्ट तो कुछ लगा ही नहीं। ठीक है, वो तो आपको बोनस के एंड में ऐसा मिल रहा है, बट हम लोग ऐसा अनदर स्टैंड व्यू लेते हैं कि ठीक है नहीं मिला, बट इतने वैल्यू का हम लोग ने क्रिएट तो किया ना, ऐसे करके। ठीक है, आप यहाँ पे 0 भी रख के आंसर सॉल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। एक काम कर सकते हो आप लोग, जस्ट वीडियो पॉज करके चाहिए तो एक बार ये वाला रीड कर लो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको सिर्फ एक बार ही देखना है, अच्छे से समझ चुका है, आपको समझ गया है, एक्सप्लेनेशन समझ रहा है, डिविडेंड रिसीवेबल जो भी समझ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो सो दैट आई कैन कम टू नो कि हाँ आपको चीज़ें समझ रही है। और आपका जैसा भी फीडबैक है प्लीज़ आप फीडबैक दो, आई जस्ट वॉन्ट ओनली वन थिंग, फीडबैक। कैसा भी आएगा, कुछ इंप्रूवमेंट किसी पॉइंट में करना है, वी विल इम्प्रूवाइज दैट थिंग ऑल्सो, एंड एक बेटर क्वालिटी का आपको वीडियो लेक्चर मिले जहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो करके। देखो मैं नहीं चाहता आपके क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो, इसके लिए थोड़ा टाइम मैं देता हूँ चीज़ों को समझाने में, सो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट करके। ये हो गया, फिर ये आपने इसका रिटर्न निकाल दिया, टोटल यील्ड कितना आएगा, ये आपका टोटल यील्ड हो गया डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट।
ये पूरा का पूरा कितने मंथ के लिए 124, तो डिवाइड बाय 124 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 100। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 73.33% और आई कैन से 0.7733 इन डेसिबल्स। अल्टरनेटिवली अगर आप चाहो तो इसको विदाउट एस भी ले सकते हो या बिना माइनस भी कंसीडर कर सकते हो। अब वेल्थ वाले पे जाएंगे, ग्रोथ वाला प्लान। ग्रोथ प्लान में क्या बोला है देखो, here the fund not distribute any income and the bonus, just we can with closing NAV at any time of redemption। तो ये बोल रहा है we can on with closing NAV, हम लोग सिर्फ क्लोजिंग NAV से ही ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टेप 1, 3 एंड 4 अप्लाई करना है, यहाँ पे स्टेप 2 नहीं आएगा। स्टेप 2 क्या था, ये टेबल बनाना, ये जो टेबल बनाना है ये टेबल बनाना नहीं आएगा एज पर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, कैलकुलेट नेट अमाउंट रिसिप्ट, स्टेप नंबर 1 में लिख दिया, यूनिट्स तो सबकी सेम ही आएगी 10,000 यूनिट्स। फिर रिडम्पशन वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाई बाय उस दिन की क्लोजिंग NAV। तो देखो 31 जुलाई को प्लान सी का क्लोजिंग NAV कितना था 82.07, तो 82.07 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट आ जाएगा। STT माइनस कर दिया 0.2%, ये अमाउंट आया। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा ही नहीं क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जीरो, लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। फिर नेट अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा ये, उसमें से आप ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे, फिर आपको मिलेगा टोटल यील्ड, और टोटल यील्ड कितना मिलेगा 719058.60। फिर टोटल यील्ड का फॉर्मूला लगा दिया एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 69.59 और 0.6959। दैट्स इट एंड दैट्स इट। ठीक है, एक बार आंसर मैच करा देता हूँ, फिर आपको इसको लिखना है वीडियो पॉज करके। चलो, ये रहा आपका प्लान, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 15, ये रहा 15 नहीं, इट इज द क्वेश्चन नंबर 16। सी देखो, ये आपकी क्लोजिंग यूनिट्स है। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस होते हुए जा रहा है एंड फिर आपका क्लोजिंग अमाउंट आ गया 698,969.69%। ठीक है, और ये आपका रिटर्न आ गया, रिटर्न कितना है 67.64, 67.64। ठीक है, फिर आप बोनस प्लान में जाते हो तो बोनस प्लान में आपकी यूनिट्स आ जाती है, दैट इज़ 37.500, 37.500। उसके बाद आपका ये अमाउंट आ जाता है, इतना नेट अमाउंट मिला आफ्टर डिडक्टिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट 757791 और दिस इज 757791.50। फिर आपका ये रिटर्न आ गया, दैट इज 73.733%, 73.33%। एंड लास्ट में इसका रिटर्न ग्रोथ प्लान का रिटर्न क्या है 69.5 है। डन, दैट्स इट। इन लोगों ने भी सेम जो ICIL फॉलो किया है सेम मैंने उसी तरह आपको सॉल्व करके बताया, चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी है, कंसेप्ट नोट्स उसका बना के, सो दैट आप वहाँ से चीज़ें पढ़ लो और आपका टैकल हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम के टाइम आपको क्या करना है, फटाक से वो चीज़ें वहाँ से रीड करनी है एंड फटाक से इस क्वेश्चन पे आना, उसके रट्टे नहीं लगाने। ठीक है, वो कंसेप्ट के रट्टे नहीं लगाने कि क्या है क्या नहीं, चुपचाप क्वेश्चन फटाक से एक लाइन रीड करो और इस क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन को विजिट कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन है एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन। ये लो क्वेश्चन नंबर 16, नाम दे दो सॉल्यूशन बुक में और इसको लिखना चालू करो। दिस ठीक है, फिर ये लिखो ये वाला। डन, म्यूचुअल फंड ये हो गया, ये भी चाहिए तो लिख सकते हो। फिर ये दिस वन, फिर ये वाला दिस वन, एंड फिर ये। ठीक है, डन, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल फंड। किसी को नहीं समझता, आधे से ज़्यादा लोग को समझता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दैट्स वाई आई गिव द
टाइम एंड एक्सप्लेन दिस एज मच एज आई कैन। जहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उस चीज़ को आप अवॉइड करो, क्योंकि हम लोग ये जो बैच रन कर रहे हैं इस बैच के अंदर हम लोग का मेन मोटो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। किसी भी पॉइंट पे कंसेप्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रही है, इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन करके, बिकॉज जब आप एग्जाम में दोगे तो एग्जाम में आप 2 बार चेकिंग करोगे, ठीक है, अच्छे से चेक करोगे। तो कहीं 1 का 2, 2 का 3 हो रहा है, आई नो यू आर वेरी मेच्योर पर्सन, आप अंडरस्टैंड करोगे उस चीज़ को। गलतियाँ होती है, ह्यूमन एरर होते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कैसा भी लग रहा है, प्लीज़ मुझे फीडबैक दो, या फिर आप कमेंट भी लिख सकते हो, या फिर आप मेल आईडी कर दो, ठीक है, बिकॉज आई नीड योर फीडबैक। एंड अगर आपने समझ चुके हो, लाइक करो वीडियो को, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।